मेरा नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगी। तो लीजिए मैं आ गई साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में आज पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करो और देखो, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको समझने में भी बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ आपको यहाँ पे। ये जो इसके पहले जो मैंने नॉर्थ अमेरिका कराया हुआ था ना, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ। अभी आपने सुना है ना कि सुनीता विलियम्स जी की वापसी हुई है, स्पेस से आई है, 246 दिन के बाद आई है ना? स्पेस से कितना दिन बाद आई है? 286 डेज़ के बाद आई है वो। तो यहाँ पे वो उनकी जो लैंडिंग हुई थी ना गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में, वो फ्लोरिडा के तट पे वो लैंडिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्लोरिडा तट। तो यहाँ पे ना फ्लोरिडा तट, यहाँ क्या पता पूछ दे अगर एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे ना गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इसके बगल में यहाँ पे ना फ्लोरिडा तट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी लैंडिंग करवाई गई थी, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इसमें ना कुछ घास का मैदान था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, मैंने 5 इम्पोर्टेंट आपको जो है ना झील करवाया हुआ था। जो आपका सुपर मिशन है ई आर टी करके मैंने ट्रिक भी बताया था। सुपीरियर झील बताया था, मिसिसिपी झील बताया था, यूरोन झील बताया था, ईरी झील बताया था, ओंटारियो झील, जो कि ये इस क्षेत्र में था, ठीक है, उसमें देख लेना। इसके पहले ना यहाँ पे एक और भी 4 झील है जो यहाँ पे आपका आएगा। अथावास्का झील होगा या विनिपेग झील होगा। यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब जो मैप देखना जो मैंने करवाया उसमें विजिबल है। तो यहाँ पे आना, विनिपेग झील जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में ही है। और उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे आपका अथावास्का झील मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, यहाँ पे अथावास्का झील मिलेगा, यहाँ पे आपको विनिपेग झील मिलेगा। अब बाकी ये सारे के सारे झील मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करती हूँ। मैं अभी नॉर्थ जो अमेरिका है उसका मैं साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट पढ़ाऊँगी इसके पहले, ठीक है। तो ये सपोज मान लीजिए ये आपका पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आप सबको पता है ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, हिंदी में बोलूँ तो ये कर्क रेखा है। और ये जो क्षेत्र है, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे चली गई, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। तो ये वाली जो क्षेत्र है ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है। और ये बीच वाला जो है ये क्या है? ये इक्वेटर है। और ये जो इसके नीचे वाला क्षेत्र ये क्या है? कैप्रिकॉन है। अगर हिंदी में बोलूँ तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका? कर्क रेखा हो गया, ठीक है। ये बीच वाला क्या होगा? विषुवत रेखा हो गया। और इसके नीचे वाला क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये मकर रेखा हो गया। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप लोग को बताना चाहती हूँ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, कर्क रेखा, इसके ऊपर वाला जितने भी क्षेत्र है आपका, ये सारा जितना भी क्षेत्र है, और ये जो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, उसके नीचे वाला जो जितने भी क्षेत्र है, ये सारे के सारे ना ठंडा क्षेत्र है। एकदम बर्फबारी होती है, एकदम ठंडा लगता रहता है। किधर? ये कैप्रिकॉर्न से नीचे यानी कि मकर रेखा से नीचे, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है यानी कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर जितने भी क्षेत्र है ना, एकदम बर्फीला क्षेत्र है, बहुत ठंडे चीज़ें होती है वहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये आर्कटिक महासागर है, ठंडे चीज़ें होती है, वहाँ से धाराएं आती है। इसके ऊपर जो हो गया, क्या हो गया? अंटार्कटिका हो गया। तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा? ठंडा क्षेत्र होगा। तो इतना पता हो गया, कर्क से ऊपर जितने भी क्षेत्र है एकदम बर्फीली, ठंडा लगता है। ये जो कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, उसके नीचे जितने भी क्षेत्र है वहाँ भी क्या है? ठंडा है। ये जो बीच वाली क्षेत्र देख रहे हो, इक्वेटर, इसके कैंकर के नीचे जो है कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ये जितने भी क्षेत्र है ना बीच वाला, इसमें ना गर्म क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध है,
क्या है, उष्णकटिबंध है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन है। और इसके ऊपर कौन सा हो गया आपका, टेम्परेट जोन है। हिंदी में बोलूँ तो ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ये जो इसके बीच वाला क्षेत्र है ये आपके उष्ण कटिबंध हो गया। और यहाँ पे नीचे जो आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र में आप देखोगे ना, अमेजोन वर्षा वन कहलाता है। बहुत फेफड़ों का जो ऑक्सीजन का फेफड़ा है धरती पे, वो किसको, अमेजोन वर्षा, अमेजोन वन को। तो वन कहाँ पे होगा, जहाँ पे बारिश होगी ज़्यादा, वहीं पे तो वन होगी ना। तो ये वाली जो क्षेत्र है इक्वेटर वाला, यहाँ पे बारिश होती है। क्यों बारिश होती है, क्यों बारिश होती है, इसलिए बारिश होती है क्योंकि मान लीजिए इधर आपका अटलांटिक हो गया, इधर आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। तो जो सूरज का क्षेत्र है दोनों तरफ से पानी को गर्म करके वाष्प बना के ऊपर ले जाती है। जब वाष्प ऊपर बनती है, आपको पता होगा कि जब उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया। तो इस क्षेत्र में बारिश तो होएगी नहीं, बारिश नहीं होती है ना उस क्षेत्र में, क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र में बारिश नहीं, बारिश क्यों होगी, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में वाष्प नहीं बनेगा ना। जब वाष्प कब बनता है, जब गर्म रहता है चीज़ें, तभी वाष्प बनती है पानी, फिर बारिश होती है। लेकिन ऊपर वाला जो क्षेत्र है वाष्प नहीं बनता है और फिर वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो वो क्या होता है, डेजर्ट क्षेत्र इधर आता है। कौन सा क्षेत्र हो जाता है, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिर्फ रेतीला चीज़ ही रहेंगे वहाँ पे। डेजर्ट मतलब जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का हो रहा हो, वो डेजर्ट क्षेत्र में घोषित होता है। तो वहाँ पे मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे रेतीला हो, वहाँ पे बर्फीली, शुष्क बर्फीली क्षेत्र भी तो रेगिस्तान हो सकता है, डेजर्ट में आएगा। आपका जो पथरीली क्षेत्र भी है वो भी तो आपका डेजर्ट में ही काउंट किया जाएगा। जो रेतीला है, रेत भी डेजर्ट में काउंट किया जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है पथरीली, जो है आपका बर्फीली, वो सब क्या है, डेजर्ट में आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखना, कोई भी घास का मैदान आएगा ना, मैं अब बताऊंगी फिजिकल, जब मैं इसी में पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए अभी कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है, अगर कोई भी नाम हो, डेजर्ट हो, जैसे पंपास का हम पढ़े होंगे, प्रेरीज पढ़े थे, नीचे में आराकाम जो पर्वत आता है, वो सब क्या है, जो मरुस्थल है। कौन सा, क्या मरुस्थल है, मैं बताऊंगी। तो इतना क्षेत्र समझ लीजिए, बस इतना कि ऊपर वाला क्षेत्र पूरा के पूरा ठंडा है। मकर रेखा के नीचे जो है कैप्रिकॉर्न के नीचे सारे के सारे ठंडे हैं, बीच वाला क्या हो गया, गर्म हो गया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया एकदम सिंपल भाषा में। चलिए, तो अब मैं साउथ अमेरिका के अंदर ले चलती हूँ आपको कि मैं क्या पढ़ाऊँगी। यहाँ पे 90 ये रहा, एक मिनट। तो अभी ये आपका ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट रहा। उसके बारे में मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ कि ये किसके आसपास है, ये कैसे कहाँ से अलग होता है, इसके अगल में क्या है, बगल में क्या है। तो चलिए इसको जानते हैं। ये आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये अलग नॉर्थ अमेरिका से ये कैसे अलग होती है। तो ये नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। ये जो देख रहे हो, पनामा एक कंट्री है यहाँ पे, पनामा, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, पनामा सिटी कंट्री है, गल्फ ऑफ पनामा भी है। तो इसके माध्यम से जो है ये साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। पनामा सिटी हो गया, समझ में आ गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे कैरेबियन सी देख रहे हो आप, कैरेबियन सी के माध्यम से भी जो है ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जो है अलग होती है। दो चीज़ हो गया ऊपर में, एक कैरेबियन सी हो गया, एक हो गया कि आपका पनामा जो गल्फ ऑफ पनामा है या पनामा देश बोल सकते हो, इससे जो अलग होती है। और ये जो पनामा कंट्री है किसके बीच में है, ये कोलंबिया के बीच में है। कहाँ पे है, कोलंबिया के बीच में है, ठीक है। कोलंबिया से कनेक्ट करता है। दूसरी चीज़, ये जो ऊपर देख रहे हो ये यहाँ पे इसके ऊपर जो है कौन सा सागर है, अंटार्कटिक ओशियन है। कौन सा है, अंटार्कटिक, नॉट अटलांटिक, अंटार्कटिक ओशियन है। तो यहाँ से ना, यहाँ पे ना ड्रैक पासेज कहीं पे दिख रहा होगा आपको, तो दिखा दूँ। यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, डार्क पासेज होगा, ड्रैक पासेज। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, एक मिनट। ड्रैक पासेज के माध्यम से क्या होता है, अंटार्कटिका से जो है साउथ अमेरिका अलग होती है। किससे, ड्रैक पासेज के माध्यम से, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके जो इस साइड है, इस साइड आपका पूर्वी साइड में कौन सा है, ये जो पूरब साइड है ना, पूरब साइड में क्या, अटलांटिक है। और इधर पश्चिमी साइड में क्या है आपका, पैसिफिक ओशियन है। क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये पूर्वी में अटलांटिक है, यानी कि इस तरह से, जैसे कि ये साउथ अमेरिका है ना, तो इस तरह से आप रिलेट कर लो कि ये साउथ अटलांटिक में होगा। और ये इसको जो पश्चिमी साइड है ये क्या होगा, साउथ पैसिफिक ओशियन होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है।
तीसरी चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके ऊपर से ना देखिए, इक्वाडोर से ये जो इक्वेटर है वहाँ से इसका 3 कंट्री है जो गुजरती है, इक्वाडोर से टच होती है। अफ्रीका में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 2 ऐसे रेखाएं हैं जो साउथ अमेरिका से गुजरती है। ये जो मैंने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था ऊपर वाला क्षेत्र, जो नॉर्थ अमेरिका आपका ये वाला रहा, इसमें नहीं है। ये जो नॉर्थ अमेरिका मैंने पढ़ाया था उसमें सिर्फ कौन सा रेखाएं गुजर रही थी, कर्क रेखा गुजर रही थी, यानी कि जो है कैंकर गुजर रही थी। कौन कौन सा क्षेत्र था, मैंने माँ बाबूजी करके ट्रिक बताया था, मैक्सिको, बाबूजी से क्या हो जाएगा, बहमास आइलैंड है, वो दोनों गुजरती है। और ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से 3 ऐसे कंट्री है जो आपका इक्वेटर से गुजरती है, कर्क रेखा नहीं, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से गुजरती है। कौन कौन से कंट्री है आपका, एक इक्वाडोर हो गया, एक कोलंबिया हो गया, एक वेनेजुएला हो गया। अगर मैं विजिबल हो रहा है तो दिखा दूँ, ये इक्वेटर है आपका, यहाँ पे लिखा होगा इक्वेटर, देख रहे हो ये इक्वेटर यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ना कहीं पे इक्वेटर लिखा होगा, ये रहा इक्वेटर, ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जूम कर देती हूँ, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर का ये रेखा है। अब यहाँ से देखिए ये इक्वाडोर गुजरती है, ठीक है, ये आपका कोलंबिया गुजर रहा है, ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये आपका ब्राज़ील गुजर रहा है। तो ये 3 चीज़, तो इसका ट्रिक मैं बता देती हूँ। अगर पूछता है कि साउथ अमेरिका से जो है इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो साउथ अमेरिका में ये समझ लीजिएगा कि ई कौन बा, क्या होगा इसका ट्रिक, ई कौन बा, ई कौन बा। तो नॉर्थ अमेरिका में बोला तो बाबूजी, इस तरह से याद कर लिए कि साउथ अमेरिका पूछा कि कौन बा, नॉर्थ अमेरिका में पूछा कि बाबूजी, तो ये माँ बाबू, तो ऐसे याद रखिए। इकोन बा से क्या हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा, बॉ से क्या होगा, ब्राज़ील हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, कोलंबिया हो जाएगा। कौ से कोलंबिया, ई से इक्वाडोर, और बॉ से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक रहा, 3 कंट्री होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये बता देती हूँ कि इससे ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। ये रहा कैप्रिकॉर्न, आपका दिख रहा होगा, ये रहा कैप्रिकॉर्न। इससे कौन कौन सा देश गुजरती है, तो यहाँ पे चिली है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, ये आपका पराग्वे हो गया, ये आपका ब्राज़ील हो गया। 4 ऐसे देश हैं जो कहाँ से गुजरती है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, यानी कि मकर रेखा से नीचे 4 देश गुजरते हैं। इसका ट्रिक है, टीना जो है चिली खा के परा गई कहाँ, जेल, परा गई जेल। क्या खा के, टीना, चिली खा के, तो टी से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, परा गई, पौ से पराग्वे हो जाएगा, चिली खा के यानी कि चिली कंट्री हो गया, जेल से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। तो नीचे में 4 कंट्री याद रखिए, ऊपर में 3 कंट्री था जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और इक्वेटर यानी कि विषुवत से गुजर रही थी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में ना, तो अब कंट्री के बारे में देख लेते हैं कि कितने कंट्री है, कौन कौन से कंट्री किधर है, ठीक है। पहले पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जो है फिजिकल मैप पढ़ लेंगे। तो पॉलिटिकल मैप में देखिए यहाँ पे, इसमें जो टोटल कंट्री है आपका 12 ऐसे देश हैं टोटल मिला के, जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुयाना दिख रहा होगा, तो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, गुयाना है ना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। तो गुयाना से क्या होता है, यहाँ पे जो रॉकेट वगैरह यहाँ से छोड़ी जाती है, रिलीज होता है, कहाँ से, ये फ्रेंच गुयाना से, यहाँ से साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो ये गुयाना हो गया, ये सूरीनाम कंट्री हो गया, सूरीनाम साउथ अमेरिका में आता है। ये आपका वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला में आपको पता होगा कि यहाँ से क्या होता है कि तेल का भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तेल का भंडार यानी कि प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब भंडार है, अभी तक उस तेल को निकाला नहीं गया है, क्योंकि अभी तक कोई कंपनी नहीं बनी है उस तेल को निकालने के लिए। तो वेनेजुएला में जो तेल का भंडार है वो कहाँ पे है, मराइकाइबो झील है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ना, अगर विजिबल नहीं और दिखा रही हूँ, ये जो मराइकाइबो झील है ना, वहाँ से तेल का भंडार जो है मिला है, कहाँ पे, माराकाइबो झील, यहाँ पे वेनेजुएला में। ये हो गया। दूसरी चीज़ इसके, ये न्यूज़ में था, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। कौन बना है, वेनेजुएला। सभी ग्लेशियर को क्या कर दिया है, खो दिया है वो। तो ये आपका करंट से रिलेट कर लीजिए, वेनेजुएला। ये आपका कोलंबिया हो गया, ये क्या हो गया, कोलंबिया, ये कंट्री क्या हो गया आपका, कोलंबिया हो गया। नीचे आओगे ना तो ये आपका इक्वाडोर हो गया, ये क्या हो गया आपका, इक्वाडोर हो गया। इक्वेटर पे इक्वाडोर, इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो, तो इक्वाडोर हो गया। नीचे आओगे तो ये आपका पेरू दिखेगा, उसके नीचे आओगे तो ये आपका जो है यहाँ पे बोलेविया दिखेगा, ये आपका चिली दिखेगा,
ठीक है। चिली के पीछे आओगे तो ये आपका अर्जेंटीना दिखेगा, यहाँ पे आओगे तो ये आपका जो है उरुग्वे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए, अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, यहाँ से, ठीक है। अब बताती हूँ, देखिए ये आपका क्या हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, ये आपका क्या हो गया, सूरीनाम हो गया, ये आपका क्या होगा, वेनेजुएला हो गया, ये क्या हो गया आपका, कोलंबिया हो गया, ये क्या हो गया आपका, इक्वाडोर हो गया, ये क्या हो गया, पेरू हो गया, ये क्या हो गया आपका, ब्राज़ील हो गया, ये क्या हो गया आपका, बोलिविया हो गया, ये क्या हो गया आपका, चिली हो गया, ये क्या हो गया आपका, अर्जेंटीना हो गया, ये क्या हो गया आपका, उरुग्वे हो गया, ये क्या हो गया आपका, पराग्वे हो गया, ठीक है। कंट्री देख लिए, कितने कंट्री है, 12 कंट्री है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे जो चिली देख रहे हो, यहाँ पे ये चिली जो है ना, एक्चुअली ये किस लिए फेमस है, ये ना कॉपर के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। और ये चिली, बोलिविया और ये जो अर्जेंटीना है, ये लिथियम का ट्रायंगल बनाता है। किस चीज़ का, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये लिथियम का ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। इतना याद हो गया। अभी एक चीज़ बता दूं, ये जो अर्जेंटीना ये चर्चा में रहा था, क्यों, क्योंकि ये ब्रिक्स से बाहर हो गया था, BRICS, ब्रिक्स से क्या हो गया था, ये बाहर हो गया था अर्जेंटीना। ये WHO से भी क्या हो गया, ये बाहर हो गया है, ठीक है। ये न्यूज़ में था इसलिए बता रही हूँ। ब्राज़ील कब मैं बता दूँ, तो ये ब्राज़ील में क्या हुआ है आपका, ब्राज़ील में जो है G20 की अध्यक्षता जो है 2024 में कौन किया है आपका, ब्राज़ील किया है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ब्राज़ील किस लिए फेमस था आपका, G20 हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है। अब चलिए ये देश के बारे में जान लिए। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो चिली देख रहे हो आप यहाँ पे, ये चिली किस लिए फेमस है, एक चीज़, ये नाइट्रेट का यहाँ पे भंडार है। क्या है, नाइट्रेट का। यहाँ पे ना बीट, एक आपका गुआना बर्ड रहता है यहाँ पे, कौन सा, गुआना बर्ड, जो ना ज़्यादातर ये एक बीट के लिए फेमस होता है। ये क्षेत्र बीट से बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और उसको एक इकोनॉमिक सोर्स समझ लीजिए कि चिली का है। बीट क्या होता है ना, एक जो वेस्ट पदार्थ होता है आपका बर्ड्स का, तो वो होता है, गुआना बर्ड होता है। तो ये क्या करता है, मछली को, ये सारे बर्ड्स मछली को खाता है। तो आपको पता है मछली अपने आप में एक प्रोटीन है। तो ये जो बीट है उसका एक फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो वो बहुत महंगी बिकती भी है। तो इसीलिए जो है बीट के कारण ये चिली जो है ये फेमस है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं ना इसके बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सा आइलैंड है साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पे देखिए मार्गिटा आइलैंड है। क्या है पहला, यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर ये ना साइड में मार्गिटा आइलैंड है, उसके साइड में कौन सा आइलैंड है, मार्गिटा आइलैंड है। इक्वाडोर पे देख लोगे, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे ना गलापागोस आइलैंड है। क्या है, गैलापागोस आइलैंड। ये फेमस होता है चीनी के साथ, चाइना वालों के साथ थोड़ा वो रहता है। चाइना इसके लिए मतलब ये चर्चा में रहता है कि चाइना मछली के लिए झगड़ते रहता है कि मछली का जो है उत्पादन मैं यहाँ पे करूँगा। इक्वेटर में ना एक और ये है, गल्फ़ है। क्या नाम है इसका, गल्फ़ ऑफ ज्ञानकुइल नाम है गल्फ़ का। क्या है, गल्फ़ ऑफ ज्ञानकुइल। ये समझ लीजिए कि इक्वेटर पर जाते ही मेरा ज्ञान क्या हो जाता है, गुल हो जाता है। तो ज्ञानकुइल क्या हो जाए, गल्फ़ ऑफ ज्ञानकुइल कहाँ, इक्वेटर पे है। गैलापागोस कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, इक्वेटर पे है। नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे आपको ना दिखेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ पेनास दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ पेनास दिखेगा। क्या दिखेगा, गल्फ ऑफ पेनास दिखेगा। यहाँ पे आओगे तो फॉकलैंड आइलैंड दिखेगा, जहाँ पे देख रहे हो यूके का कब्जा रखा है। ये अर्जेंटीना और यूके में इसके लिए बहुत विवादित क्षेत्र है। ये क्या नाम है इसका, फॉकलैंड आइलैंड। क्यों, क्योंकि चाइना जो है ना कहीं ये अर्जेंटीना को समर्थन करता है कि ये तुम्हारा ही आइलैंड है। यूके के विरोध बोलता है। क्यों, क्योंकि अर्जेंटीना बोलता है चाइना को कि ताइवान जो है आपका ही है, ताइवान एक ही है, चाइना में ही शामिल है, ताइवान को देश नहीं मानता। लेकिन यूके जो बोलता है नहीं, ताइवान अपने आप में एक कंट्री है। तो इसीलिए इन दोनों का विवाद रहता है। तो चाइना जो है समर्थन करता है अर्जेंटीना को कि फॉकलैंड इसका है। तो ये विवादित एरिया है, ये जो आपको फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है। अर्जेंटीना में और यूके में विवादित क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज है। क्या है यहाँ पे, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज है। गल्फ ऑफ सेंट मारिटिया है। क्या है, गल्फ ऑफ सेंट मार्टिया आइलैंड है। गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज है यहाँ पे, इतना पढ़ लिए। गल्फ ऑफ मैनास नीचे था, गल्फ ऑफ मारिटियास यहाँ पे था, गल्फ ऑफ पनास, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ मार्टिया, और नीचे में जो है फॉकलैंड आइलैंड हो गया। इक्वेटर पे कौन सा था आपका, ज्ञानकुइल था, और क्या था, गैलापागोस आइलैंड था यहाँ पे इक्वेटर पे, ठीक है। यहाँ पे मार्गिटा आइलैंड। इतना सारा आइलैंड के बारे में हम लोग पढ़ लिए और ये आपको पता हो गया कि ये सारे के सारे क्या है, कंट्री है, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा फिजिकल मैप में देखते हैं इसका जो है। फिजिकल मैप में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले हम माउंटेन का बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माउंटेन। तो ये जो माउंटेन है आपका ये सबसे बड़ा जो लंबी पर्वत श्रृंखला है बोल सकते हैं, यानी कि लंबी ये हुआ लंबी श्रृंखला। और ये हो गया ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई में बोलते तो आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचाई चोटी पे है, माउंट एवरेस्ट है। और अगर पूछता है कि विश्व की जो लंबी पर्वत श्रृंखला यानी कि चेन है वो क्या नाम है, इसका एंडीज़ नाम है। क्या नाम है, एंडीज़। क्या नाम है इसका, एंडीज़ नाम है, ठीक है। 4300 मील में फैला हुआ है क्या, एंडीज़। और एंडीज़ का जो सबसे बड़ा चोटी है वो आपका एकांगुआ है। क्या है, एकांगुआ, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, एकांगुआ। 6960 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, एकांगुआ। और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा जो रॉकीज पर्वत था उसमें कौन सा सबसे ऊंचा चोटी था, मैंकिले था, माउंट मैंकिले था जो सबसे ऊंचा चोटी था नॉर्थ अमेरिका का। और ये साउथ अमेरिका क्या हो गया, एकांगुआ हो गया, जो एंडीज़ पर्वत के अंदर आता है। इतना क्लियर हो गया, पर्वत के बारे में इतना जान लीजिए। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन क्षेत्र है, ये ग्रीन जितना भी क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर को दर्शाता है कि यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर को दर्शाता है। और ये जो ब्राउन दिख रहा हो ये पठार पहाड़ इसको दिखाता है। पठार में बोले तो मिनरल्स की ज़्यादातर मिनरल वहाँ पे पठार में क्या होता है ना, ज़्यादातर मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलता है पठारी क्षेत्र में, प्लेट्यू भाग में। और तो ये ब्राउन वाला आपका पहाड़ पठार हो गया, जो ग्रीन वाला क्षेत्र देख रहे हो ये क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर के लिए हो गया। तो आप में जो माउंट के बारे में पढ़ना है इतना ही पढ़ना है कि विश्व की जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो एंडीज़ पर्वत है, जो आपका साउथ अमेरिका में है। और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जैसे कि मैंने बताया था, एकांगुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, झील। एक झील देख लेते हैं, झील के बारे में पढ़ लेते हैं। झील इन द सेंस मैं बता देती हूँ झील के बारे में। ये आप पॉलिटिकल में देखो, झील यहाँ पे दिखेगा। जो पेरू है यहाँ पे, पेरू और बोलेविया है ना, उसके बीच में टीटीकाका झील है। क्या है, टीटीकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित है। कौन, टीटीकाका झील किसके किसके बीच में, पेरू और बोलेविया के जो सीमा पे है। कौन सा झील है, टीटीकाका झील, जो विश्व की सर्वोत्तम ऊंचाई पे झील है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद बोलेविया में एक बात, लापोज, यहाँ पे बोलेविया शहर में एक चीज़ और बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सबसे ऊंचा राजधानी है ना विश्व का, ये आपका लापोज शहर है, लापाज। क्या नाम है, लापाज, जो कहाँ पे, बोलेविया में है। बोलेविया की राजधानी यहाँ पे लापाज देख रहे हो, ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। कौन सा है, लापोज है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं बताऊँ यहीं पे एक चीज़ और बता देती हूँ। ये जो वेनेजुएला है ना, आप सबने पढ़ा होगा एंजल जलप्रपात, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पे वाटरफॉल्स है, वो आपका वेनेजुएला है। कौन सा है, वेनेजुएला है। और कौन सा नदी पे है यहाँ पे, ओरांकायो नदी होगा। इसमें विजिबल नहीं है, मैं फिजिकल में ले चलती हूँ। यहाँ पे आप आ जाओ, फिजिकल। यहाँ पे देखो ये ओरिंको दिख रहा है नदी, कौन सा नदी है, ओरिंको नदी। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है। क्या नाम है उसका, एंजल्स जलप्रपात। कहाँ पे, वेनेजुएला में, एंजल जलप्रपात, ठीक है। झील के बारे में पढ़ लिए, एक जलप्रपात जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, घास के मैदान पे करते हैं। क्या, घास के मैदान, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा घास का मैदान है। बताया था ना, जो हरा भरा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं घास एग्रीकल्चर को दर्शाता है। तो ये आपका लानोज घास का मैदान हो गया। ये क्या हो गया, लानोज हो गया। ये क्या हो गया, सिल्वास घास का मैदान हो गया। ऊपर में जो है ये ग्रान चाको घास का मैदान है। क्या है, ग्रान चाको है। सबसे फेमस जो हम लोग पढ़ते हैं, पंपास पढ़ते हैं, जो कि अर्जेंटीना में है। क्या है, पंपास, ठीक है। तो अब मैं बताइए, ये जो पंपास है क्या ये शुष्क घास जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा या शीतोष्ण होगा। इंग्लिश में बोलूँ तो ये क्या, ये ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल है या ये टेम्परेट जोन का हिस्सा है, ये जो पंपास है। तीसरी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि ये ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है। देख रहे हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, उसके नीचे जो है ये आपका पंपास घास का मैदान है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आता है वो सारे के सारे शीतोष्ण घास का मैदान होता है, यानी कि टेम्परेट जोन का हिस्सा है। तो ये पंपास क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। ऊपर वाला जो क्षेत्र बताया था, मैंने बताया था ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे क्या है, उष्ण कटिबंधीय में आएगा। ऊपर, नीचे बताया था ना कि ठंडा है। ऊपर इक्वेटर के तो ये बीच में है ना सारे के सारे, सिल्वास, लापोस, ये आपका ग्रान चाको, तो ये सारे के सारे
उष्ण कटिबंधीय घास है। कौन कौन सा है आपका उष्ण कटिबंधीय? ये आपका सिल्वास हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका ये लापोज हो गया, याद रख लीजिए लापोज, सिल्वास, उसके बाद ग्रान चाको ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया? पंपास। पंपास सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। बाकी ये जो चारों है कौन कौन सा है, अगर सजाने के लिए दे दे तो याद रखिए लापोज है, ये लापोज हो गया, सिल्वास हो गया। अगर उत्तर से दक्षिण बोले, दक्षिण से उत्तर बोले तो इस तरह से सजा लीजिए, ये ग्रान चाको हो गया, ये आपका पंपास है। घास मैदान पढ़ लिए। अब ना मरुस्थल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मरुस्थल देख लेते हैं एक बार पढ़ के। डेजर्ट, जैसे मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला क्षेत्र होगा वो ठंडी क्षेत्र मरुस्थल होगा, जो कैंकर के ऊपर होगा यानी कर्क से ऊपर। अगर कैप्रिकॉर्न के नीचे अगर कोई भी मरुस्थल है तो वो आपका शुष्क यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम सब पढ़ते हैं ये जो आपका पेंटागोन डेजर्ट है, पेंटागोन डिजर्ट है। आप देखो ना ये कितना नीचे, अंटार्कटिक के नीचे है, तो ऑब्वियसली वो शीतोष्ण होगा ना, शुष्क कटिबंधीय जो है मरुस्थल होगा, शीतोष्ण में आएगा। तो ये कौन सा, ये जो आपका पेंटागन डेजर्ट है ये कौन सा है? शीतोष्ण मरुस्थल ये है, ठीक है। उसके ऊपर पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आटाकाम मरुस्थल आएगा। अगर आपको विजुअल हो तो बता देती हूँ। आटाकाम ये रहा, ये आटाकाम मरुस्थल, ये आटाकाम डेजर्ट है। दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्या है? आटाकाम डेजर्ट है ये वाले, ये जो क्षेत्र है, एक मिनट, ये जो है क्या है? आटाकाम है। ये कौन सा हो गया आपका? ये भी शुष्क मरुस्थल हो गया। क्या हो गया? शुष्क मरुस्थल हो गया। और ये क्या हो गया आपका? नीचे वाला जो मैंने बताया था ये पेंटागोन वाला, ये आपका शीतोष्ण मरुस्थल ये हो गया, ठीक है। बस ये कैप्रिकॉर्न से दिमाग लगाना, ये कैप्रिकॉर्न है तो ये आपका आटाकाम है, तो ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय, ये ट्रॉपिक जोन में आएगा, गर्म मरुस्थल है ये वाला, आटाकाम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें रिवर बता देती हूँ कौन कौन से यहाँ पे रिवर है। चलिए रिवर को देख लेते हैं। देखिए ये जो रिवर है ना, सबसे बड़ा रिवर जो पता है उसमें अमेजोन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन है। क्या है? अमेजोन। पूछोगे अरे सबसे रिवर जो है वो तो इजिप्ट का नील नदी भी तो हो जाएगा, वो जो मिस्र में है। तो नहीं, नील नदी जो है सबसे लंबी है, लंबी लंबी लंबी, लेकिन ये पानी का क्षेत्र से कंपेयर कर रहा है। ये जो नील नदी है ये आपकी लंबी है, ऐसे बह रही है नदी, लेकिन ये जो लार्जेस्ट रिवर है ना, ये मान लो इतना चौड़ा है लेकिन लंबी है। और ये जो अमेजोन है ये इतना से मान लो ये इतना चौड़ा है, मतलब वाटर क्षेत्र कहाँ, कितना पानी उसमें मतलब कितना क्षेत्र में पानी रहता है, पानी से कंपेयर किया गया है। तो इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा रहती है, किसमें? अमेजोन में। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अगर लंबी पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। क्लियर हो गया। और धरती का फेफड़ा जो कहा जाता है, ऑक्सीजन का फेफड़ा किसको कहते हैं हम लोग? तो ये कहते हैं आपको अमेजोन को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो जो क्षेत्र है वर्षा वाला क्षेत्र है, इक्वेटर पे वर्षा होती है। ब्राज़ील में क्या है आपका? अमेजोन है। कौन सा नदी है ब्राज़ील में? अमेजोन नदी भी है। तो ये जो है अमेजोन हो जाए कहाँ पे? ब्राज़ील में, जो सबसे बड़ी नदी है आपकी साउथ आपका अमेरिका का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ ना, यहाँ पे देखना ना, आपका उरुग्वे नदी है, ये जो क्षेत्र है ना ये उरुग्वे नदी है। कहाँ पे हो गया आपका? यहाँ पे ये पंपा, सॉरी एक मिनट में बता देती हूँ। अभी रिवर को देख लेते हैं कौन कौन सा रिवर है उसके अंदर, जो साउथ अमेरिका है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण रिवर है। तो सबसे मैं बता दूं कि ये जो पूरा साउथ अमेरिका है ना, उसमें अमेजोन की रिवर जो है बहुत ही फेमस है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे ना ओरंको नदी आएगा, ओरिंको नदी आएगा। क्या आएगा? एक मिनट, कौन सा नदी आएगा यहाँ पे? ओरिंको नदी आएगा, जिसमें आपका एंजल वाटरफॉल्स बताया था। दूसरी यहाँ पे अमेजोन नदी आएगा, कि जितने भी पानी है ये देख रहे हो, ये बित्रिका कहते हैं उसको, ये रिवर है सारे के सारा, डिस्ट्रीब्यूटर आई थिंक रिवर होता है इंग्लिश में। तो ये सारे के सारे जो है बित्रिका में आता है, और सारे नदी अमेजोन के रिवर में गिर जाता है, जिसको अमेजोन का बेसिन भी कहा जाता है। जब सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ को लेके आ रहा हो एक बित्रिका के रूप में, और एक जगह जब नदियाँ का पानी गिरा दे रहा हो मुहाना पे, तो उसको रिवर ऑफ द बेसिन भी कहा जाता है। तो अमेजोन की बेसिन है जो सारे के सारे पानी वहाँ पे जाते हैं। तो ऊपर में ओरेंको नदी हो गया, इधर ये अमेजोन हो गया। नीचे आओगे
तो यहाँ पे ना दो रिवर ऐसा है जो कंट्री के नाम पे ही है। कौन कौन से रिवर है आपका? उरुग्वे रिवर है, ठीक है, ये आपका पराना नदी है, और ये आपका पराग्वे नदी है, ठीक है। कौन कौन सा नदी हो गया? पराना नदी हो गया, उरुग्वे नदी हो गया, ये पराग्वे नदी हो गया। पराग्वे अपने आप में नाम है कंट्री का, तो याद रहेगा। उरुग्वे भी एक कंट्री का नाम है, तो वो भी याद रहेगा आपको। पराना क्या है, जो है वो भी नदी का नाम है, ठीक है। और ऊपर में बताया कि अमेजोन नदी था और ओरेंकियाई नदी था, तो ये जो फेमस नदी था उसके बारे में बताया एक चीज़। और यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये जो पंपास था वो कहाँ पे था आपका? अर्जेंटीना में था। कहाँ पे था पंपास घास? अर्जेंटीना में था। और ये जो डेज़र्ट था ये भी कहाँ पे था? पेंटागोन जो डेज़र्ट है ये अर्जेंटीना में है आपका। ऊपर मैंने ना आटाकाम मरुस्थल बताया था, वो कहाँ पे था आपको बताया था, वो चिली में है। ये आपका कहाँ है? चिली के अंदर है। ये चिली है ना, ये क्षेत्र चिली, और यहाँ पे पेरू हो गया, इसके बीच में आटाकाम मरुस्थल है। चलो ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने था वो बता दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये जो इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में क्या इंपॉर्टेंट है बता देती हूँ। अपने सबने सुना होगा ना, कॉफ़ी के लिए जो फेमस जो है वो कौन सा क्षेत्र होता है कॉफ़ी के लिए? तो क्या है आपका? ये ब्राज़ील, फेजेंटा जो होता है कॉफ़ी का, फेजेंटा किसको कहता है? ये ब्राज़ील को कहा जाता है, कॉफ़ी के लिए फेमस है। सेंटोस जो बंदरगाह है कॉफ़ी के लिए फेमस है, ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है आपका। कहाँ है? ब्राज़ील में है, ठीक है, इतना याद रखिए। और एडिशनल जानकारी में आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, एक मिनट। हाँ, लैंडलॉक कंट्री, आपने सबने पढ़ा होगा कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? लैंडलॉक कंट्री मतलब क्या? जो देश समुद्री सीमा जो है नहीं प्राप्त करता है उसको हम लैंडलॉक कंट्री में रखते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री तो बहुत सारे हैं, तो मतलब हम क्यों मतलब सभी को तो याद करना ज़रूरी है ना। बस हम इस साउथ अमेरिका में क्यों देखें? इसलिए देखें क्योंकि बहुत रेयर, मतलब इसमें इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पे दो ही कंट्री ऐसा है जो लैंडलॉक है। तो क्या है, क्या मेहनत पड़ता है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ना। तो ये जो आपका बोलेविया दिख रहे हो, बोलेविया, और क्या है यहाँ पे पराग्वे, ये दोनों के दोनों क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री है बोलेविया, और क्या हो गया आपका? पराग्वे हो गया। एक होता है डबल लैंडलॉक कंट्री होता है। क्या होता है? डबल लैंडलॉक कंट्री होता है। डबल लैंडलॉक मतलब क्या होता है पता है? मान लीजिए इसके पीछे देश है, तो ये लैंडलॉक बना, लेकिन ये जिसके पीछे वो देश है वो देश भी समझ लो ये लैंडलॉक कंट्री है। तो ये क्या हो गया आपका? डबल लैंडलॉक कंट्री हो गया। उसमें आपका उज्बेकिस्तान आता है जो डबल लैंडलॉक कंट्री में आता है। एक आता है आपका, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, एक यूरोप का वो है, कंट्री है, उसका नाम एक मिनट बता देती हूँ। यूरोप का कंट्री था, उसका नाम था ये आपका लिंचेस्टाइन था, जो स्कॉटलैंड के आसपास है। क्या नाम है? लिंचेस्टाइन है वो। और उज्बेकिस्तान, दोनों के दोनों डबल लैंडलॉक कंट्री है, तो ये याद रखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने बताया था ना कि पर्वत जो है गुजरता है, सबसे बड़ा जो एंडीज पर्वत ये सीमा अपना साझा करता है। ये 7 कंट्री के साथ अपना सीमा साझा करता है, 7 कंट्री, ठीक है। 7 कंट्री के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? ये जो है आपका माउंटेन्स है। लेकिन क्या ब्राज़ील के साथ भी ये माउंटेन्स पर्वत गुजरता है? आंसर है नो। कितना आंसर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताता है कि ये कौन सा किसके साथ गुजरता है, कौन सा पर्वत किस देश के साथ होकर गुजरता है। तो ये ब्राज़ील याद रखिएगा कि नहीं गुजरता है पर्वत से। तो कौन कौन सा क्षेत्र गुजरता है देश? वेनेजुएला हो गया आपका, कोलंबिया हो गया आपका, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया आपका, बोलेविया हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया। तो कितना कंट्री हुआ एक बार काउंट कर लेते हैं। चिली 1 हो गया, 2 हो गया, बोलेविया 3 हो गया, पेरू 4 हो गया, इक्वाडोर 5 हो गया, कोलंबिया 6 हो गया, और वेनेजुएला क्या हो गया? 7 हो गया। तो 7 कंट्री के साथ जो है वो जो माउंटेन्स है आपका एंडीज़ जो पर्वतमाला है वो 7 कंट्री से होकर गुजरता है। उसमें ब्राज़ील ऐसा कंट्री है जिससे वो जो है टच नहीं करता है। तो ये जो है आपका ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन हो गया आपका यहाँ का साउथ अमेरिका में। और इससे मुझे नहीं लगता उससे बाहर कोई चीज़ आपको देगा पढ़ने के लिए, मतलब क्वेश्चन में आएगा।
और अगर आप मैंने कितना मिनट का आपका आधा घंटा ये का वीडियो होगा, उसके अंदर मैंने फिज़िकल और पॉलिटिकल मैंने दोनों मैप करवाने की कोशिश की है और मैंने प्रॉपर कर भी दिया है। आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है मुझे उम्मीद है कि इनसे बाहर कोई भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैंने बताई है उससे बाहर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको देखो और एक दो बार इसको देखिए, पढ़िए और इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।